अस्सलाम वालेकुम। कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूज़ का स्वागत है। मेरी जेठानी वंदना बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ सतयुग होती तो वंदना को देखकर अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती। वंदना की सबसे बड़ी खासियत उसकी खूबसूरती थी, तो वंदना की सबसे बड़ी समस्या भी उसकी खूबसूरती ही थी। इसी खूबसूरती की वजह से वंदना के पति नरेश अपनी पत्नी को कहीं जाने नहीं देते। नरेश को डर था कि ज़्यादा आज़ादी देने से कहीं उसकी सुंदर सी बीवी हाथ से न निकल जाए। शायद यही वजह थी कि मेरे ससुराल आने के बाद मेरी जेठानी वंदना कभी अपने मायके नहीं गई। वंदना का मायका प्रतापगढ़ में था और लखीमपुर में मेरी और मेरी जेठानी वंदना की ससुराल थी। मेरी शादी नरेश के छोटे भाई अजय से 3 साल पहले हुई थी और मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरे जेठ नरेश की शादी वंदना से हुई थी। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि बड़े भाई नरेश के कुंवारे रहते पहले छोटे भाई अजय की शादी क्यों हुई। वंदना मेरी जेठानी थी, लेकिन मेरे बाद ही वो ससुराल आई थी। फिर भी वंदना मेरी जैसी जेठानी को पाकर मैं बेहद खुश थी। वंदना मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती थी और मैं भी वंदना को अपनी बड़ी बहन समझने लगी थी। वंदना की नरेश से शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन वंदना के कोई बच्चा नहीं हुआ था और मुझे लगता था दोनों पति पत्नी को बच्चे की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वंदना कभी भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने वंदना को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी तो खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, प्रिया, तुम्हारी प्रेगनेंसी से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब तुम घर में ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करोगी। सुनीता मेरी इकलौती नंद थी और दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। वो 25 साल की हो चुकी थी। सुनिधि के फाइनल एग्ज़ाम के होने के बाद नरेश भैया ने उसे अपनी कंपनी में ही जॉब पर लगवा दिया। वो सुबह नरेश भैया के साथ ऑफिस जाती और शाम को उन्हीं के साथ घर आती। वंदना के मायके में उसके छोटे भाई विनोद के अलावा कोई दूसरा नहीं था। विनोद पढ़ा लिखा था, इसलिए नरेश भैया ने विनोद को भी अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। जल्द ही विनोद और सुनिधि के बीच इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी, लेकिन इस बात से नरेश भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी खूबसूरत बीवी वंदना के कहने पर अपने साले विनोद को अपनी कंपनी में रख तो लिया था, लेकिन सुनिधि के लिए विनोद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। नरेश भैया वंदना के छोटे भाई विनोद की जगह मेरे छोटे भाई रवि से सुनिधि की शादी करवाना चाहते थे और यह बात उन्होंने कई बार घर में कही भी थी। इसी बात को लेकर सुनिधि मुझसे चिढ़ती थी। उसे लगता था मैं अपने छोटे भाई की शादी उससे करवाने के लिए षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुनिधि मेरी नंद ज़रूर थी, लेकिन उससे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। सुनिधि के जॉब पर लग जाने से मुझे बेहद राहत मिली, क्योंकि अब वो पूरे दिन जॉब पर रहती, लेकिन संडे के दिन सुनिधि की छुट्टी होती थी तो वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी नंद से अच्छे रिश्ते बनाऊं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। सुनिधि को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी बात होती तो वो अपनी बड़ी भाभी वंदना को याद करती और वंदना भी दुम हिलाती हुई सुनिधि के कमरे में चली जाती। सुनिधि के लिए नाश्ता, चाय, खाना तैयार करना और उसके कपड़े धोना, यह सब काम वंदना ही करती थी। एक दिन नरेश भैया और सुनिधि दोनों जल्दी घर आए और अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई, बोली, प्रिया, चलो तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। वंदना की बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई, क्योंकि 3 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जब मेरे जेठ ने मुझे इस तरह बुलाया हो। मैं अपनी जेठानी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही नरेश जी ने मुझसे बैठने को कहा और मैं करीब की कुर्सी पर सिर नीचे किए बैठ गई। पास ही मेरी जेठानी भी बैठ गई तो नरेश जी ने मुझसे कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे छोटे भाई रवि से सुनिधि की शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम इस बारे में अपने घर वालों से बात करोगी? नरेश जी की यह बात सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति अजय ने मुझसे रिश्ते के बारे में पहले ही बात की थी। तब मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन नरेश जी को मैं इस तरह का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मैंने कहा, भैया, मैं रवि से बात करके आपको कल बता दूंगी। नरेश ने बोले, सुनिधि की हरकतें तो तुम जानती ही हो, थोड़ी सी अड़ियल ज़रूर है, लेकिन वो बुरी लड़की नहीं है और तुम्हारे भाई रवि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो वो सुनिधि के लिए बहुत ही अच्छा पति साबित होगा। मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। मैंने कहा, ठीक है भैया, सुनिधि मेरी भी छोटी बहन की तरह ही है। मैं भी चाहती हूँ उसे अच्छा पति मिले। मैं घर बात कर आपको कल तक बता दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने अपनी माँ से बात की। उन्हें नरेश भैया से हुई सुनिधि और रवि के रिश्ते वाली बात बता दी तो वो इस रिश्ते से बेहद खुश हुई।
लेकिन मैंने उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए उससे कहा, माँ, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुनिधि को जानती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर। अगर तुम्हें नरेश भैया फ़ोन पर सुनिधि के रिश्ते की बात करें तो साफ मना कर देना। माँ ने कहा, प्रिया, अब वो अभी तुम्हारी नंद है और नंद भाभी की पट्टी कहाँ है आजकल। जब वो तुम्हारे भाई की बीवी बन जाएगी तो तुम्हारी उससे खूब जमेगी। तुम इस रिश्ते को मना मत करना। मैंने अपनी माँ को बहन बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो सुनिधि को अपनी बहू बनाने के ख्वाब बुनने लगी थी। इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया और अपने छोटे भाई रवि को फ़ोन लगा दिया। मैंने रवि से सुनिधि वाली बात बताई और कहा, रवि, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें गलत रिश्ते में कभी नहीं बंधने दूंगी। मैं नरेश जी से सीधा मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल जब मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊँ तो तुम साफ कह देना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी ठीक है, मैं कह दूंगा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। दीदी, जब कल तुम्हारी नरेश भैया से बात होगी तो उनसे मेरी जॉब की बात भी कर लेना। शाम को जब मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उनसे नरेश भैया वाली बात बताई तो वो बोले, हम इस रिश्ते के लिए तो मैं कब से तुमसे कह रहा था, लेकिन तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो। अजय की यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अजय मेरा भाई रवि सीधा साधा लड़का है और तुम्हारी बहन एक नंबर की बिगड़ैल लड़की है। 3 साल मेरी शादी को हुए, लेकिन इस लड़की ने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो रवि की बीवी बने। अजय ने कहा, प्रिया, सुनिधि हम 2 भाइयों में सबसे छोटी है। जब वो छोटी थी तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। बड़े भैया नरेश ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए वो चाहते हैं सुनिधि की शादी अच्छे घर में हो। वैसे सुनिधि के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सुनिधि के लिए केवल रवि को ही पसंद करते हैं। फिर भी अगर तुम यह रिश्ता नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भैया से कह दूंगा कि वो सुनिधि के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ ले। अजय की बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। अगले दिन सुबह उठी तो देखा हमेशा की तरह मेरी जेठानी वंदना किचन में थी। मैंने कहा, भाभी, आप जब सुबह उठती हैं तो मुझे भी जगा दिया करो। किचन में संभालना अकेली आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। वंदना ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो प्रिया, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह उठकर किचन संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, सुनिधि तुम्हारे भाई विनोद से यह बात आपको बुरी नहीं लगी? वंदना ने कहा, इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात है? उनकी मर्ज़ी के साथ खड़े रहना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा, अच्छा यह बताओ कि इतनी सुबह तुम क्या बना रही हो? वंदना ने कहा, सुनिधि के लिए कॉफ़ी बना रही थी। मैंने कहा, छुट्टी के दिन तो सुनिधि दोपहर तक सोई रहती है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वंदना ने कॉफ़ी को बड़े से कप में पलटा और मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, एक काम करो, यह कॉफ़ी लो और आज तुम ही उसके कमरे में जाओ और उसी से पूछ लेना कि वो आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। मैंने वंदना के हाथों से कॉफ़ी का कप लिया और सुनिधि के कमरे में और चली गई। सुनिधि कैसी भी थी, लेकिन आखिर थी तो नंद ही न। रवि से ही सही उसकी कहीं भी शादी तो होगी ही और फिर वो हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मनमुटाव से कुछ हासिल नहीं होता, आदमी बाद में पछताता ही है। इसीलिए मैं बेझिझक सुनिधि के कमरे में अंदर दाखिल हो गई और सुनिधि को बेड पर लेटी हुई देख मैंने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और उसके करीब जाकर बोली, सुनिधि, तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आई हूँ, उठकर पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। सुनिधि ने मेरी आवाज़ सुनी तो वह हैरान होकर उठी, क्योंकि 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसके कमरे में उसके लिए कुछ लेकर पहुँची थी। सुनिधि उठकर बैठी तो मैंने टेबल से कॉफ़ी का कप उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोली, अगर तुम रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती हो तो कल से मैं बना दूँगी। सुनिधि ने कहा, नहीं भाभी, दरअसल कल रात मैं सो नहीं पाई, इसलिए सुबह वंदना भाभी से कॉफ़ी के लिए बोल दिया। सुनिधि मेरी नंद थी, लेकिन उसके अड़ियलपन की वजह से मैंने कभी सुनिधि से मजाक नहीं किया था, लेकिन आज उसका मूड देखकर मैंने मजाक के लहजे में कह ही दिया, कुत्ता, उल्लू, बीमार चौकीदार और आशिक, यही 5 लोग जागते हैं रात में। तुम इनमें से किस प्रजाति में आती हो सुनिधि? यह बात सुनकर सुनिधि मुस्कुराई और उसकी इस मुस्कान को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी अपनी जिद छोड़कर सुनिधि से पहले ही अपने रिश्ते ठीक कर लेती। थोड़ी देर में सुनिधि ने कॉफ़ी ख़त्म की और मैंने उसके हाथ से खाली कप ले लिया। तभी सुनिधि ने कहा, नरेश भैया तुम्हारे भाई रवि से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं रवि से शादी नहीं कर सकती।
मैंने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल नरेश भैया ने ही मुझे बुलाकर यह बात कही थी, तो मैंने रवि से बात की। रवि भी किसी और से प्यार करता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। कॉफ़ी का खाली कप हाथों में लिए मैं सुनिधि के कमरे से लौट आई। अगले दिन भी नरेश भैया जल्दी घर आए और उन्होंने फिर से मुझे बुलाकर पूछा, प्रिया, क्या तुम अपने घर बात की? मैंने कहा, हाँ, मैंने कल ही अपनी माँ और रवि से सुनिधि के बारे में बात की, लेकिन इतना कहकर खामोश हुई। तो नरेश जी ने कहा, लेकिन क्या? क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है? मैंने कहा, उनके राज़ी होने ना होने का सवाल नहीं है भैया। बात यह है कि रवि किसी और लड़की से प्यार करता है। मेरी यह बात सुनकर नरेश भैया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपने फ़ोन से अभी रवि को कॉल लगाओ और फ़ोन स्पीकर पर रख कर बात करो। मैंने न चाहते हुए भी रवि को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन स्पीकर पे था। उधर से रवि की आवाज़ आई। वो बोला, प्रिया दीदी, कैसी हो? मैंने कहा, तुम कल कह रहे थे ना कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो लड़की कौन है? रवि ने कहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा, रवि, मैं तो यह समझ रही थी कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से शादी करोगे, लेकिन उसने तो तुम्हें धोखा देकर शादी कर ली। अब क्या तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे? रवि ने कहा, क्या पता सुनिधि किसी और से प्यार करती हो और मैं ज़बरदस्ती कबाब में हड्डी बन जाऊं। वैसे भी मैं अरेंज मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ। जो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करेगी मैं उसी से शादी करूँगा, वरना कुंवारा ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद ही रवि का फ़ोन कट गया और उसकी बातों को सुनकर नरेश भैया परेशान होने के बजाय बेहद खुश नज़र आए। वो बोले, सुनिधि के लिए रवि से बेहतर लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने अभी रवि की बातें सुनी और यह जान गया कि रवि के अंदर मोहब्बत का महासागर छुपा हुआ है। वो अपनी बीवी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति साबित होगा। अब तुम बस मेरा इतना काम कर दो कि रवि को घर पर बुलाओ। मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब पर रख लूँगा। सुनिधि भी वहीं जॉब करती है। जब दोनों एक ही प्रोफेशन में एक ही जगह काम करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। नरेश भैया की बात ख़त्म होते ही वंदना भाभी बोल पड़ी, ज़बरदस्ती किसी से किसी को प्यार नहीं होता। सुनिधि की मर्ज़ी जाने बिना उसे कहीं और धकेलना सही नहीं है। वंदना की बात सुनकर नरेश जी थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोले, वंदना, मैं जो कर रहा हूँ सुनिधि के भले के लिए ही कर रहा हूँ, और यह न भूलो कि रवि के परिवार का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए तुम इस मामले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखो तो अच्छा है। मेरे जेठ नरेश के सामने मेरे सामने ही वंदना की फटकार लगा दी थी, लेकिन नरेश की बातों से वंदना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो खुद में मस्त रहने वाली औरत थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे से लौटकर अपने रूम में आ गई और सोचने लगी, 5 साल पहले नरेश जी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर थे। नई बन रही बिल्डिंग गिर गई और उस बिल्डिंग के नीचे दबकर 6 लोगों की जान चली गई थी। इल्ज़ाम नरेश जी पर आ गया। मेरे पापा दीनानाथ जब हाई कोर्ट में वकील थे, उन्होंने नरेश जी का केस लड़ा, जिससे नरेश जी जेल से तो बच गए, साथ ही उनकी लाइसेंस कैंसिल होने से भी बच गए। इस वजह से नरेश जी को मेरे पिता का एहसानमंद समझते थे और इसी एहसान की वजह से ही नरेश जी ने अपने छोटे भाई अजय की शादी मुझसे करवा दी थी। बिल्डिंग हादसे के 1 साल बाद ही दोनों भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उस हादसे के बाद से नरेश के कई दुश्मन बन गए थे। शादी के बाद नरेश जी 3 बार लाइसेंस जानलेवा हमला हो चुका था, लेकिन संयोग से वे तीनों बार ही बच गए थे। मेरे छोटे भाई रवि ने इंजीनियरिंग की थी और पिछले 1 साल से बेरोज़गार था। नरेश जी की कंपनी में इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। रवि ने कई बार मुझसे अपनी जॉब के लिए नरेश जी से बात करने के लिए कहा था, लेकिन हम इस बारे में नरेश जी से बात करने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अगर एक बार मैं यह बात कह देती तो उसकी जॉब पक्की थी, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लगता था। आज नरेश जी ने जब खुद ही रवि को जॉब पर रखने की बात की तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन रवि को जॉब देने के पीछे नरेश जी की मंशा कुछ और थी। हालांकि नरेश सुनिधि के लिए रवि से शादी की बात सोचना यह भी नरेश जी का बड़प्पन ही था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर सुनिधि को अपने घर की बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। नरेश जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और अपनी इस कंपनी को आगे ले जाने की खातिर वो बहुत मेहनत करते थे और उनकी छोटी बहन सुनिधि भी
इस कंपनी में नरेश भैया का हाथ बटाने लगी थी। मेरे पति अजय ने भी इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो अपने भाई की कंपनी में काम नहीं करते थे। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद उन्हें खेती का काम पसंद था और नई टेक्नोलॉजी के सहारे वे खेती से भी अच्छी आमदनी कर लेते थे। मैंने रवि से फ़ोन पर बात की और उसे जॉब वाली बात बताई तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा, इतना ज़्यादा ध्यान रखना कि सुनिधि तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम सुनिधि से शादी कर बर्बाद नहीं होना चाहते तो जॉब के दौरान उस लड़की से उचित दूरी बनाए रखना। मेरी जगह कोई दूसरी बहन होती तो वह रवि से ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि सुनिधि अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उससे शादी करने वाले की लॉटरी लग जाती, लेकिन मैं लालची नहीं थी। मुझे अपने भाई के भविष्य की चिंता थी। हालांकि रवि से शादी के लिए तो सुनिधि भी तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में रवि जॉब पर जाने से मेरे घर वाले बेहद खुश थे और उन्हें खुश जानकर मैं भी खुश थी। रवि का घर में आना जाना शुरू हुआ और मैंने महसूस किया कि मेरे छोटे भाई रवि और मेरी जेठानी वंदना के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही थी। मैंने कई बार रवि को वंदना के बेडरूम से निकलते देखा था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने रवि को घर आने से मना कर दिया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और मेरी प्रेगनेंसी का वक्त भी करीब आ गया। अजय ने मुझे लखीमपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और मेरी जेठानी वंदना हॉस्पिटल में मेरे साथ रहकर मेरी सेवा में लग गई। रात के वक्त मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और बगल में ही मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैंने वंदना के चेहरे की ओर देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई, क्योंकि वो मेरी जेठानी थी और पहला बच्चा उसके कोख में होता तो उसे भी वही खुशी होती जो खुशी मुझे होने वाली थी। शायद बच्चे की खातिर ही वंदना ने रवि को प्रेम के जाल में फंसाया था। प्रसव की भयंकर पीड़ा में गुजर कर ही कोई औरत माँ बनती है, लेकिन यह बात सच है कि मैं माँ बनने के बाद से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा सुख नहीं होता। लेकिन वंदना इस सुख से अभी तक वंचित थी और इसी सुख की खातिर वंदना ने गलत रास्ता चुन लिया था। मैंने करीब बैठी वंदना के हाथों को पकड़ा और धीमी आवाज़ में उससे पूछा, क्या आप रवि से सच्चा प्यार करती हो? मेरे इस सवाल पर गुलाब की तरह खिला वंदना का चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने मेरी ओर देखे बिना मेरे हाथों से अपने हाथों को खींचकर अलग कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जिस शादीशुदा औरत से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जेठानी वंदना ही थी। वंदना बोली, प्रिया, 4 साल पहले लखीमपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रवि मेरे साथ ही पढ़ता था। मैं तब से उसे चाहती हूँ। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वंदना मेरे भाई रवि की वही प्रेमिका थी जिसकी वजह से उसने कभी शादी न करने की कसम खाई थी। मैंने पूछा, तो तुमने रवि से शादी क्यों नहीं की? वंदना ने धीमी आवाज़ में कहा, नरेश जी ने तो मेरी ज़िंदगी बचाई, इसलिए मैं आज उनकी बीवी हूँ। मैंने पूछा, नरेश जी ने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम उन्हें धोखा क्यों दे रही हो? मेरे इस सवाल पर वंदना खामोश हो गई और आधी रात को मेरे पेट में तेज़ दर्द उठा और नर्स मुझे लेकर हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में चली गई। मैंने सुंदर सी बेबी को जन्म दिया और 2 दिन बाद हम लोग घर आ गए। अगले दिन घर में बहुत काम था और घर के सारे काम को वंदना ने अकेले ही निपटा दिया। शाम को जब वंदना को थोड़ी फुर्सत मिली तो मेरे पास आई और बोली, प्रिया, कल सुबह मैं विनोद के साथ अपने मायके प्रतापगढ़ जा रही हूँ। वंदना की यह बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि मेरी शादी को 3 साल होने को थे। इस बीच मैंने वंदना को कभी अपने मायके जाते नहीं देखा था। मैंने पूछा, भाभी, सब ठीक तो है ना? वंदना ने कहा, दरअसल मायके में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे नाम 10 बीघा ज़मीन है जिसे मैं बेचने जा रही हूँ। ख़रीदार तैयार है, रजिस्ट्री वगैरह में 1 सप्ताह लग जाएगा। मैंने कहा, लेकिन आप वहाँ 1 सप्ताह कहाँ रहोगी? वंदना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वहाँ मेरा पुश्तैनी घर है, मैं अपने घर में ही जाकर रहूँगी। अगली सुबह मैं उठी तो पता चला वंदना अपने छोटे भाई विनोद के साथ प्रतापगढ़ के लिए निकल चुकी थी। रात को नरेश भैया जल्दी आ गए, लेकिन सुनिधि उनके साथ नहीं आई। तो मैंने उससे पूछ लिया, भैया, सुनिधि आपके साथ नहीं आई? भैया ने कहा, वो ऑफिस के बाद अपनी किसी सहेली की पार्टी में जाने वाली थी। उसने कहा था कि भैया आप निकल जाना, मैं रात को कैब से घर आ जाऊंगी। मैंने सबको खाना खिलाने के बाद रात 11 बजे तक सुनिधि का इंतज़ार करती रही।
नरेश भैया ने कहा कि तुम जाकर सो जाओ, सुनिधि पार्टी में खा पी कर ही आएगी, मैं जगा हुआ हूँ, वो आएगी तो दरवाज़ा खोल दूँगा। उस रात सुनिधि नहीं आई और अगले दिन मैं उसकी तलाश शुरू हो गई। शाम तक जब सुनिधि का कोई पता नहीं चला तो भैया बेहद घबरा गए और उन्होंने पुलिस में सुनिधि की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। भैया की परेशानी और बढ़ गई जब सुनिधि के साथ वंदना और उसके भाई विनोद का भी फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। भैया रात को ही प्रतापगढ़ के लिए निकल गए और अगले दिन शाम को जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि वंदना अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कल ही प्रतापगढ़ से गायब हो चुकी है। सुनिधि और वंदना एक ही दिन गायब हुई थीं। 2 दिन बीतने के बाद जब वंदना का भी कोई पता नहीं चला तो भैया ने वंदना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। यह सभी के समझ के बाहर की बात थी कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गईं। वंदना को लाख रुपयों की ज़रूरत थी तो उसे अपना पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने की क्या ज़रूरत थी, और आनन फानन में अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रुपए हड़पने के लिए किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। सुनिधि विनोद से प्यार करती थी लेकिन नरेश भैया विनोद को पसंद नहीं करते थे। इतनी सी बात के लिए उसे घर से भागने की क्या ज़रूरत थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। सुनिधि और वंदना ने एक साथ गायब होने के गम में नरेश भैया की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। अब वो बीमार रहने लगे थे। मेरे पति अजय भी बेहद दुखी थे लेकिन उन्होंने हालात को बिगड़ने नहीं दिया और नरेश भैया के कारोबार को संभाल लिया। वंदना और सुनिधि के गायब होने के 1 साल बाद नरेश भैया की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें लखीमपुर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और एक सुबह वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। दोपहर तक नरेश भैया की बॉडी घर आ गई। जब उन्हें नहलाकर शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। उसमें से वंदना बाहर निकली और नरेश भैया की डेड बॉडी के सामने पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह मंज़र देखकर मेरे साथ वहां खड़े बाकी लोग भी हैरान थे। थोड़ी देर में मेरे पति अजय बाकी लोगों के साथ नरेश भैया की बॉडी को उठाकर शमशान की ओर बढ़ गए। घर से नरेश भैया की लाश के उठते ही मैं सीधे वंदना के करीब गई और मैंने सबके सामने एक ज़ोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। मेरे घर के आंगन में ज़्यादातर औरतें ही थीं क्योंकि मर्द शमशान की ओर निकल चुके थे। मेरे थप्पड़ की गूंज इतनी तेज़ थी कि वहाँ खड़ी औरतें यह नज़ारा देखने लगीं। मुझे लगा कि मेरे हाथ से थप्पड़ खाने के बाद वंदना चली जाएगी लेकिन वो घर पर ही रुक गई। रात हो चुकी थी, ज़्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके थे। वंदना मेरे कमरे में जाकर लेटी हुई थी। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने वंदना से पूछा, भाभी तुम्हें इस तरह गायब होने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे गम में ही नरेश भैया की मौत हुई है। वंदना ने कहा, मैंने जो किया अच्छा किया। अपनों के गम में नरेश तड़प तड़प कर मरे, मैं यही तो चाहती थी। वंदना की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बोली, जो आदमी तुमसे इतना प्यार करता था उस आदमी के बारे में इतनी घिनौनी बात बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्ही ने हॉस्पिटल में मुझसे कहा था कि नरेश ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उसी की जान ले ली। वंदना ने कहा, आज से 5 साल पहले प्रतापगढ़ में नरेश एक बिल्डिंग बना रहा था और नरेश के लालच की वजह से वो बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के बगल में ही मेरा घर था जिसमें मेरे माँ बाप भाई बहन सब थे और रातों रात बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर मेरी पूरी फैमिली एक पल में ख़त्म हो गई। 8 लोगों के परिवार में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मैं और मेरा छोटा भाई विनोद ही बचे थे और हम दोनों भाई बहन महीनों तक हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट रहे। तुम्हारे पापा गोपाल दास उस समय हाई कोर्ट में वकील थे और तुम रुपयों के लालच में उन्होंने नरेश का केस अपने हाथों में ले लिया और केवल 6 महीने में ही नरेश कोर्ट से बरी हो गया। नरेश ने मेरे और मेरे भाई विनोद के इलाज का खर्च उठाया और मेरे परिवार की मौत के बदले उसने प्रतापगढ़ में 10 बीघा ज़मीन मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी। नरेश को लगा कि इससे मेरे अंदर धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो जाएगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं नरेश और तुम्हारे बाप गोपाल दास से अपने परिवार का बदला लेकर रहूँगी। इसी बीच हार्ट अटैक से तुम्हारे बाप की मौत हो गई, लेकिन नरेश जिंदा था।
मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप की मौत के बाद नरेश ने अपने छोटे भाई की शादी गोपाल दास की बेटी प्रिया से यानी कि तुमसे कर दी। तो मैंने नरेश के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा और वो मुझसे शादी को तैयार हो गया। मैंने तुम्हारे भाई रवि को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया ताकि वो मेरे कहने पर नरेश की हत्या कर दे। अगर वो नरेश की हत्या में कामयाब हो जाता तो मेरा दोनों बदला पूरा हो जाता। गोपाल दास का बेटा रवि नरेश की हत्या के जुर्म में जेल में होता और गोपाल दास नरक में बैठा यह सब देख कर अपनी वकालत को कोस रहा होता। लेकिन बेवकूफ़ रवि ने 3 बार कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो नरेश की हत्या में नाकाम रहा। इसी बीच मैंने नरेश से कहकर अपने छोटे भाई विनोद की जॉब लगवा दी ताकि विनोद और सुनिधि के बीच इश्क परवान चढ़ सके। विनोद से सुनिधि की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई तो नरेश घबरा गए और उन्होंने तुम्हारे भाई रवि को जॉब पर रख लिया। एक दिन मुझे सुनिधि ने विनोद से अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। नरेश अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वो मेरे बिना भी नहीं रह सकता था। अगर दोनों उसकी ज़िंदगी से अचानक गायब हो जाती तो वो दोनों के गम में पागल होकर मर जाता। इस आइडिया को असली जामा पहनाने के लिए मैंने प्रताप के एक ज़मींदार से फ़ोन पर बात करी। मेरी वो ज़मीन ख़रीदने को तैयार था। मैं प्रतापगढ़ गई और मुआवजे में मिली 10 बीघा ज़मीन को मैंने बेच दिया और सारा रुपया लेकर मैं लखनऊ के निकल गई। मैंने सुनिधि को भी घर से भागने के लिए उकसाया और वो मेरी बात मानकर उसी रात लखनऊ चली आई। 10 बीघा ज़मीन के रुपयों से मैंने लखनऊ के आलमबाग में घर खरीदा और तब से सुनिधि विनोद के साथ लखनऊ में ही रहती है। तुम चाहो तो यह सारी बातें सुनिधि अजय से बता सकती हो, लेकिन याद रखना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि जो किया उस पर मुझे गर्व है। घर के बाहर से मैंने अजय की आवाज़ सुनी तो बाहर निकल गई और जब वापस कमरे में आई तो वंदना वहाँ से जा चुकी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन